और आज के इस लास्ट सेशन के अंदर हम लोग फेमा को फिनिश कर डालेंगे, मतलब फेमा का अपना कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसका आखिरी सेशन है। फिर इसके बाद के क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फिर थोड़ा बहुत जो अपने को नोट्स वगैरह लिखना है वो नोट्स को कंप्लीट कर देंगे। तो लगभग कल और परसों में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। फिर 28 को हमारी क्लास नहीं है और फिर 29 से हम लोग चालू करने वाले हैं कौन सी चीज को, LLP से रिलेटेड हम लोग चालू करेंगे। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ पा रहे हैं क्या? बताइए मुझे जल्दी से, हाँ बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं। चलो चलो, आप हंसिए मत LLP के लिए। आप नहीं जानते दोस्तों मैं कितना मतलब ये खुद को मना रहा हूँ कि नहीं इंद्रेश तुझे LLP पढ़ाना है, इंद्रेश तुझे LLP पढ़ाना है। जो बजाया हूं ना मैंने आज तक, ये कर्मा है बेटा और कुछ नहीं। ये मैंने समझ लिया, दुनिया बहुत छोटी है ना, घूम फिर के वो बात आ ही जाती है तुम्हारे तक। चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस औसम से क्लास की। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आओ ध्यान दो, सुनो, मैं अगर कप्पा है ना, आओ ध्यान दो। अब अगर हम लोग बात करें तो हमने क्या देखा था, कौन से ऐसे दो ट्रांजैक्शन है बेटा, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट कभी प्रोहिबिट कर सकती है क्या? नहीं सर, कभी भी प्रोहिबिट नहीं कर सकती। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि लोन को प्रीपे करना। क्या करना बोलो जल्दी से, लोन को पहले पे करना। तो अगर आप लोन को पहले पे करोगे तो कल चल के जो आपको इंटरेस्ट लगने वाला है बेटा, क्या वो इंटरेस्ट लगने वाला है क्या? नहीं सर, वो अब इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे केस के अंदर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन आप बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। और दूसरा डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो इंडिया के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डिप्रिशिएट नहीं होती है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि फॉरेन के अंदर भी अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर ऐसा ही हो। क्या बाहर की अकाउंटिंग पॉलिसीज थोड़ा हटके, जरा हटके हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। तो वहां पे अगर डिप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चल रहा है दोस्तों, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट या यहाँ पे हम लोग उसको रोक नहीं सकते या मना नहीं कर सकते इस चीज के लिए कि आप डिप्रिशिएट मत करो, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं लास्ट ट्रांजैक्शन की ओर, दैट इज प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सर प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इलीगल ट्रांजैक्शन होता है क्या? नहीं सर, इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। इसका मतलब होता है आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होगा, आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो लेकिन हम आपको इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। आपको डाका डालना है डालो, हमें कोई परवाह नहीं, हम आपको जेल में कर देंगे डाका डालने के लिए, लेकिन हम आपको फॉरेन ट्रांजैक्शन फॉरेक्स को हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे इस चीज के लिए। यहां पे मैं पानी पी लेता हूं, गला बड़ा सूख रहा है। आओ ध्यान दो, है ना, चलिए आइए, आओ सुनो। अरे मतलब वो मीम नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे अंकल जी गला बड़ा सूख रहा है, मैं उसके, है ना, चलिए आइए सुनो। मैं अगर बात करूँ आपके साथ, आइए, क्या बकवास चीजें बनती रहती है अपने इसमें भी, है ना, चलाओ, लेकिन वो ऐसा बैक ऑफ द माइंड स्टोर हो जाता है वो। आओ अब अगर मैं बात करूँ आपके साथ सब, अच्छा आओ ना, आओ ध्यान दो। तो इनका क्या कहना है, सुनिए बात को। सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, नो पर्सन शैल अंडरटेक और सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम अथराइज पर्सन फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब इनका क्या कहना है कि कोई भी व्यक्ति, ना 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 बेटा, नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्या ड्रॉ नहीं कर सकता या सेल नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज को, किससे? अथराइज पर्सन से, फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है सर, कब? तो देखिए प्रोवाइडेड दैट, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन से चीज के रिगार्डिंग सर, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं PROI के, PRI के, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? PRI के बारे में। देखो सब्जेक्ट टू द एक्ट रूल्स या रेगुलेशन और डायरेक्शन ऑर्डर्स इशूड द रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल से समझा कि ये PRI के बारे में बात कर रहे हैं। में अगर चाहे तो ये ड्रॉ कर सकते हैं अथराइज पर्सन से, क्या? फॉरेन एक्सचेंज नॉट एक्सीडिंग USD 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर और सच अमाउंट एज में बी डिसाइड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। मुझे एक बात बताइए, क्या ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है क्या दोस्तों? हाँ सर, ये बोलिए ना, ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है। यस सर बिल्कुल है। तो ऐसे केस के अंदर मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो सबसे पहला हमने क्या देखा, अगर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, क्या बोला मैंने, अगर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो वो हर एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए तक, क्या बोला मैंने, वो हर एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए तक क्या कर सकता है दोस्तों? 2.5 लाख रुपए तक पैसे को विड्रॉ कर सकता है और उसको यूज कर सकता है। क्या कर सकता है? पैसे को विड्रॉ कर सकता है और उसको यूज
यूज कर सकता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, ये तो आप जानते ही हो, है ना। परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए और जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसके लिए आप $2.5 लाख तक इस्तेमाल कर सकते हो, पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर 2.5 लाख के ऊपर अगर मैं जा रहा हूं तो ऐसे केस के अंदर क्या मुझे परमिशन लेना होगा क्या? हाँ, मुझे यहां पे परमिशन लेना होगा, इस बात का ध्यान रखना, मुझे परमिशन लेना होगा। क्या करना होगा बोलो? मुझे परमिशन लेना होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। किसका परमिशन लेना होगा? सर हम लोगों को यहाँ पे परमिशन लगेगी, किसकी? आरबीआई की हम लोगों को यहाँ पे परमिशन लगती है। क्या आप इस बात को समझे, है ना? यस सर। तो देखो, अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को मिला के अगर लेस देन या इक्वल टू $2.5 लाख है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग इसे क्या कहते हैं सर? ये चलता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 2.5 लाख के ऊपर अगर जाता है, ठीक है, 2.5 लाख के ऊपर अगर कोई चीज जाती है ना, तो ऐसे केस के अंदर आपको परमिशन लगे। बोलिए किससे लगे परमिशन? आरबीआई से आपको यहाँ पे परमिशन लगती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। समझ गए आप बात को? यस सर। देखिए, विड्रॉल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एज पर द आइटम नंबर 1 ऑफ शेड्यूल 3 एंड जो भी चीज से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे, व्हेन द विड्रॉल ऑफ फॉरेन करेंसी बाय पीआरआई ऑफ एनी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 एक्सीड्स कितना 2.5 लाख से ज्यादा एज डिसाइड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम, द लिमिट में स्पेसिफाइड रेगुलेशन रेलेवेंट टू ट्रांजैक्शन शाल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सच विड्रॉल। यानी कि अब आपको क्या बोल रहा है, जैसे देखो समझिए आप बात को। मान लीजिए पहला ट्रांजैक्शन है बेटा 25,000 रुपए का, दूसरा ट्रांजैक्शन है परमिसिबल के अंदर 1 लाख रुपए का, जो तीसरा ट्रांजैक्शन है ना वो भी कितने का है बेटा? 1 लाख रुपए का है, और जो चौथा ट्रांजैक्शन है ना बेटा वो है 50,000 रुपए का। तो मुझे बताइए ट्रांजैक्शन कौन सा एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख के ऊपर? ये 50,000 वाला ट्रांजैक्शन एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख के ऊपर। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कहूंगा आपके साथ, आपको क्या लगता है इसके अंदर सर हमको क्या लगेंगे? आरबीआई की परमिशन लगेंगे। ये वाली चीज के अंदर अपने को आरबीआई की परमिशन लगेंगी क्या दोस्तों? हाँ सर, यहां पे अपने को आरबीआई की परमिशन लगे। आप समझ रहे हैं क्या? हाँ, फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन के अंदर आरबीआई की परमिशन अपने को लगने वाली है, ऐसा मैं यहां पे कह रहा हूं। क्या आप इस बात को सारे लोग समझे? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं आपके साथ? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई की परमिशन यहां पे लगने वाली है। फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई की परमिशन लगेंगी, फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई की परमिशन यहां पे लगने वाली है। क्या आप इस बात को समझे? एकदम परफेक्ट है सर, एकदम जोरदार है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। प्रोवाइडेड दैट नो पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ यूएसडी 2.5 लाख विड्रॉन फ्रॉम प्रोविजन ए शैल बी यूज्ड फॉर रेमिटेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू कंट्रीज नोटिफाइड एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटरी of the foreign action task force FATF from time to time communicate by RBI। तो communicate यहाँ पे RBI मना करती है कि कुछ कंट्री के साथ आप कैपिटल या करंट कोई किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। समझना बात को, किसी ट्रांजैक्शंस को हमने या कुछ कंट्रीज को हमने मना करके रखा है, तो वो कंट्रीज में आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन को मत करियो, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो वो कंट्रीज के साथ आप ये 2.5 लाख की लिमिट को भी फॉलो नहीं करेंगे। समझे? बोलो ना, समझे क्या? है ना, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? हाँ सर आया। देखो तो अपन लोगों ने क्या देखा सर हम लोगों ने यहाँ पे जबरदस्त बवाल वाली चीज पढ़ ली, एकदम मजा ही आ गया कुछ तो भी। क्या मजा आया जरा बताओ तो मेरे को। सर मजा ये आ रहा है इसके अंदर कि अपन लोगों ने ये देखा, हम लोगों ने कि हम लोग देख रहे थे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या देख रहे थे बोलो ना? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन देख रहे थे, और उसके अंदर भी हम लोग प्रोहिबिटेड वाली लिस्ट देख रहे हैं, प्रोहिबिटेड वाले ट्रांजैक्शन। अब प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन में जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन आ रहा है वो आ रहा है पीआरआई केस में। और पीआरआई केस में खास बात ये है बेटा, यहाँ पे इन्होंने मॉनेटरी प्रोहिबिशन लगाया गया है, बाकी एज सच कोई प्रोहिबिशन नहीं है। इनका कहना है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन प्लस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मिला के आप 2.5 लाख तक करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2.5 लाख को एक्सीड कर रहा है ना, तो आप एक काम कर लेना, आप ऐसे केस में आरबीआई की परमिशन लागे रे परमिशन, है ना। तो परमिशन लगने वाली है यहाँ पे किसकी? आरबीआई की परमिशन यहाँ पे लगने वाली है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, आरबीआई की अगर एक बार हमने परमिशन ले ली है तो उसके बाद और कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। और कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, बस उनके परमिशन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये 2.5 लाख जो है ना, हम इसको यहाँ पे है ना कुछ कंट्रीज को हम लोग यूज नहीं करने देंगे। क्या बोल रहा है? कुछ कंट्रीज के इसमें हम लोग इसको लगाने नहीं देंगे, ऐसा आप याद रखियो। कुछ कंट्रीज हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो जोरदार है क्या? अरे समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? यस सर। अभी हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं ना बेटा, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पीआरओआई ट्रांजैक्शन के बारे में। किसके बारे में बोलो?
PROI के बारे में अब हम लोग बात करेंगे और PROI से रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पे सही सीखने जा रहे हैं। अगर आप सब लोग तैयार हैं तो बोल दो मुझे, कह दो मुझे जल्दी से मुझे कि आप सारे के सारे लोग तैयार है क्या, है ना। आगे बढ़ सकता हूं मैं, बोलो मुझे हाँ सर आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसके अंदर। आओ चलो देखो, देखो क्या है, द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। क्या बोला है यहाँ पे कि अगर कोई PRO आया ना, अपन ने उसको प्रोहिबिशन लगा के रखा है। किस चीज का प्रोहिबिशन लगा के रखा है कि ये इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता बोलो, ये इंडिया के अंदर PROI जो है ना, ये इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अपन ने ऐसा रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा के रखे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, समझना बात को, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंडिया में। ठीक है सर, किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है तो आइए समझते, ध्यान दीजिएगा। इन एनी फॉर्म, चाहे कंपनी के फॉर्म में हो, पार्टनरशिप के फॉर्म में हो, प्रोप्राइटरी फॉर्म में हो, या कोई भी इसमें अगर आपने इनकॉर्पोरेट किया है ना दोस्तों, तो इनका कहना है कि हम लोग है ना उसको अप्लाई नहीं, मतलब हम उसको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करने देंगे। सबसे पहला क्या है देखिए यहाँ पे, इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड के बारे में बात करेंगे। क्या बोला है यहाँ पे, चिट फंड के बारे में बात करेंगे। जो चिट फंड ट्रांजैक्शन होते हैं ना, तो इनका कहना है कि अगर कोई PROI है, क्या कहना बोलो, सबसे पहला तो वो इंडिया में, क्या कह रहा हूं मैं, वो इंडिया में चिट फंड के ट्रांजैक्शन में यहां पे नहीं ला सकता, या चिट फंड के ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकता, ऐसा इनका कहना है। क्या कहना है बोलो सर, इनका कहना है कि अगर कोई PROI है तो वो इंडिया में चिट फंड के ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकता, लेकिन एक्सेप्ट, समझना बात को, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, एक्सेप्ट, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे SG का अप्रूवल मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का अगर यहाँ पे अप्रूवल आता है। दूसरा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस है, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे अप्रूवल है, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस है, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल है, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस है, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल है, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस है। और तीसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, कौन सी वाली चीज है सर, तीसरा जो लिमिट लेट डाउन है, वो लिमिट के अंदर चीजें अगर हो रही है तो हम लोग अलाउ कर देंगे। मतलब सर ये 3 ट्रांजैक्शन होते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे अलाउ करते हैं PROI को, क्या करने के लिए, चिट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या, बोलो ना मुझे जल्दी से, है ना। तो देखो आपने क्या बोला, वैसे तो PROI है, वैसे तो मान लीजिए बिल्ली बेटा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है लक्ष्मी चिट फंड के अंदर, हम उसको नहीं करने देंगे। लेकिन अगर वो अप्रूवल लेता है, किसका अप्रूवल लेता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेता है दोस्तों, उसके साथ साथ वो नॉन रिपैट्रिएशन, मतलब वो अगर इंडिया में जो भी पैसा कमाएगा उस पैसे को इंडिया में ही उड़ाएगा, इंडिया में ही मजे करेगा, उससे बाहर नहीं ले जाना चाहता है वो इस पैसे को, और लिमिट के अंदर सर सारी चीजें करता है, तो ऐसे केस के अंदर अपन इसको अलाउ कर देंगे। क्या, हाँ सर अपन इसको अलाउ कर देंगे। बस यही वाली बात यहाँ पे की जा रही है, समझ गए क्या आप बात को, बोलो जल्दी से मुझे। अब मैं सेकंड वाले पॉइंट पे चलूँ क्या, हाँ सर सेकंड वाले पॉइंट पे चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो सेकंड पॉइंट, एज अ निधि कंपनी। क्या बोला है यहाँ पे, जल्दी से बताइए मुझे, एज अ निधि कंपनी के बारे में बात कर रहा है। अब एज अ निधि कंपनी का मतलब क्या होता है, सुनो बात को। इनका कहना है कि PROI, क्या कहना है बोलो जल्दी से, जो PROI है ना, वो निधि कंपनी के अंदर, क्या कहा मैंने, वो निधि कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो निधि कंपनी के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्योंकि देखो यार, निधि कंपनी जो होती है ना बेटा, समझिए आप बात को, निधि कंपनी के अंदर हैबिट ऑफ, यहाँ पे एक सेविंग के हिसाब से अपन लोग, थ्रिफ्ट है ना, याद है अपन ऐसे सेविंग की हैबिट आप लोग प्रमोट करते हो, इसमें लोन वोन बांटे जाते हैं और सारी चीजें। अगर निधि कंपनीज बनाना चालू कर दिए फॉरेनर्स, तो क्या आपको लगता नहीं कि हमारे जो इंडिया के बैंक से बेटा, इंडिया के बैंक्स को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। आप सोच के देखो ना, हमारे बैंकिंग सेक्टर जो इकोनॉमी का बैकबोन है, उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंच सकती है। तो ऐसे केस के अंदर इनको बोल दिया आप निधि कंपनी के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करियो, समझ गए आप बात को। इसके अलावा अगर कोई PROI है ना बेटा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से कहेंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई PROI है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, किसके अंदर, एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन एक्टिविटीज के अंदर। बोलो किसके अंदर, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज।
एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज, सभी लोग बोलेंगे एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज के अंदर वो क्या नहीं कर सकता, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहला बोला पीआरओआई इन्वेस्ट नहीं कर सकता निधि कंपनी के अंदर। दूसरा बोला जा रहा है पीओआरआई इन्वेस्ट नहीं कर सकता एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज के अंदर। इस चीज का आप ध्यान रखना। क्या आप बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ चुके। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ फोर्थ वाली चीज के अंदर, देखो क्या बोला जा रहा है फोर्थ वाली चीज में, इन रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस। क्या बोला यहाँ पे सर? ये जो पीआरओआई है ना, समझो बात को, समझो बात को, समझो बात को, ये जो पीआरओआई है ये क्या नहीं कर सकता? ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। किसके अंदर बताइए मुझे? रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर। किसके अंदर बताइए? रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस। क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस। ये दोनों चीजों के अंदर, ये दोनों चीजों के अंदर कौन नहीं कर सकता? पीआरओआई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्या आप बात को समझे? सर पीआरओआई जो रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टीज होता है या कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस होता है, इसमें भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसा है बेटा कि अगर रिट्स में वो यहाँ पे रिट्स समझिए बात को। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करके एक होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, या ऐसे, या मान लीजिए प्रीमाइसेस, गोडाउन, ब्रिजेस, या ये चीजों के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। मतलब देखो यहां पे क्या बोला जाता है, रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर आप इंक्लूड नहीं करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइसेस है, या रोड्स है, या ब्रिजेस है, या रिट्स है। मतलब रिट्स का मतलब होता है सिक्योरिटीज होती है। जैसे अपने मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कैसे शेयर्स मिलते हैं अपने को, स्टॉक मार्केट में कैसे सिक्योरिटीज मिलती है अपने को, बस उसी प्रकार से बेटा रिट्स के अंदर आपको रियल एस्टेट के ऊपर है ना इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मिलती है। तो अगर उसके अंदर पीआरओआई इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर देना। अगर वो ट्रेडिंग करना चाहता है टीडीआर के अंदर, अब टीडीआर का कंसेप्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो इन ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के रिगार्डिंग अगर वो करना चाहता है तो ऐसे केस के अंदर करने देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम उसको नहीं रोकेंगे ये सारी चीजों को करने से। क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या? बोलो जल्दी से मुझे, है ना। सॉरी, वो टीडीआर के अंदर भी नहीं कर सकता, मैं ऐसा कह रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, वो टीडीआर के अंदर भी नहीं कर सकता। वो रिट्स हुआ, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कमर्शियल एक्सेट्रा। ये चीज के अंदर सर क्या वो इन्वेस्ट कर सकता है क्या? हाँ सर, इस चीज के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। समझ गए क्या आप बात को? बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं सारे के सारे लोग, है ना? बोलो फटाफट जल्दी से बोलो, कुछ तो बोलो, है ना। एकदम आसान है, बोलिए जल्दी जल्दी, एकदम आसान है करके आ जाइए। चलो नेक्स्ट चीज के ऊपर चलेंगे। ध्यान दीजिए अब क्या बोला जा रहा है, सी वाला पॉइंट। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शाल अंडरटेक एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच इज नॉट परमिसिबल इन टर्म्स ऑफ, जो भी पता है तो अपने को पता है कि यार आप प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते करके, ठीक है ना। विथ एनी पर्सन नहीं कर सकते, बस खत्म हो गई बात। उसके बाद विथ एनी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ और रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब सिंपल सी बात है, कोरियन के बारे में बात कर रहे हैं लोग, आइए। और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और अदरवाइज इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया अंटिल फर्दर ऑर्डर्स अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ सीजी। तो इनका कहना है कि जो अप्रूवल वाले ट्रांजैक्शन भी होते हैं ना दोस्तों, वो वाले इसमें भी। अब बीटीएस कोरिया का ही है ना, आई थिंक सो। मैं ज़्यादा देखता नहीं और मैं फॉलो भी नहीं करता, बस लोग थोड़े से ज़्यादा से ये उसके पर इतना नॉलेज रखता हूँ मैं, बेसिक वाला, है ना। तो ऐसे केस के अंदर समझ जाना, इनका कहना है तुम बीटीएस के साथ फालतू के करंट अकाउंट वाले ट्रांजैक्शन मत करना, है ना, तो तुम्हारा चालू हो जाता है वहाँ पे फिर चीज़ें। तो ऐसे केस के अंदर देखो, अब तो गवर्नमेंट भी मना कर रही है बेटा, गवर्नमेंट भी मना कर रही है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, है ना। गवर्नमेंट भी कह रही है फालतू के कैपिटल अकाउंट वाले ट्रांजेक्शन बीटीएस वालों के साथ मत करियो, समझ गए क्या बात को, मत करियो करके, ऐसा याद रखने के लिए। जो अगर फैन वैन होंगे ना तो आप ऐसा मत करो। देखो इंस्टीट्यूट ने आपके लिए वही कलर दिया है यहाँ पे भी, है ना। आओ चलो, वैसे ब्लू है पर आपका कुछ तो भी अजीब सा कलर होता है। आओ, मतलब अजीब सा इन द सेंस कि अच्छा कलर होता है, ठीक है। आओ, द existing investment transaction with any person
who is, समझिए बात को, is citizen or resident of Korea and or an entity incorporated otherwise in the Korea or any other representative office or other assessed by the Republic Public by Korea by person resident in India which is not permissible or amended from time to time. Ministry of External Affairs shall be closed या liquidated या disposed settled within the period of 180 days from the date of issue of this notification. तो जब से ये नोटिफिकेशन है तो ऐसे केस के अंदर जो भी पुराना वाले आपके ट्रांजैक्शन है ना उसको डिस्पोज कर दो 180 दिन में। क्या बोला बताइए मुझे जल्दी से, 180 दिन के अंदर रफू चक्कर कर दो बेटा वो ट्रांजैक्शन जो आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑलरेडी चलने वाले ट्रांजैक्शन को 180 दिन का हम लोग समय दे रहे हैं, समय रहते संभाल लेना वो ट्रांजैक्शन को, अदरवाइज भूल जाओ हम वो ट्रांजैक्शन आपको करने नहीं देंगे। क्या आप इस बात को समझे? एकदम आसान है सर, एकदम चिल्लर सर, कुछ भी एकदम एकदम बहुत ही मजा आ रहा है इसके अंदर, है ना। तो एकदम आसान है सर, कुछ भी इसके अंदर नहीं हुआ है। तो बस यही सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, फटाफट आ जाएंगे, जल्दी से हम नोट्स बनाएंगे अपन लोग और नोट्स एक बार जल्दी लिख लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मित्रों, उसके बाद फिर कल अपने को देखना है क्वेश्चन एंड आंसर्स के रिगार्डिंग चीजें देखेंगे कल या परसों में, और फिर उसके बाद बस चीजें फिनिश हो जाएंगी, है ना। फिनिश, टाटा गुड बाय, खत्म हो गया, ऐसा वाली बात। प्रेमा आपका खत्म है यार, एक एक्ट आपका पढ़ के हो गया, मजा ही आ गया है। तो कितने लेक्चर्स में हुआ आपका? 10वां ही लेक्चर चल रहा है आज, तो लगभग आप समझ लीजिए 12 लेक्चर्स के अंदर आपका एक एक्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आओ चलो ध्यान दो, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे कौन सा, शेड्यूल 3 के अपन ने पूरे एक्टिविटीज को लिख लिए थे, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई तक हो चुका था मेरे हिसाब से, है ना। उसके आगे के अपन को देखना है यहाँ पे, बराबर है ना। अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, बराबर है ना। यस चलिए आइए, आ जाओ 2 लेक्चर में एलएलपी बोले, बेटा इतना भी छोटा नहीं है एलएलपी, मतलब इतना भी ये मत करो यार तुम उसको। एलएलपी फेवरेट टॉपिक होने वाला है मेरा, देख लेना। और उसके बाद ध्यान दो, देखो इफ अमाउंट इन 4, 7 and 8, if amount in 4, 7 and 8, if amount in 4, 7 and 8 exceeds LRS amount, if it is required by country of, if it is required by country of immigration, comma medical institute, offering और यूनिवर्सिटी बोलो जल्दी से, और यूनिवर्सिटी। हो गया क्या? सभी लोग बोलेंगे जल्दी से मुझे, हो गया क्या? चलिए आइए ध्यान दो, उसके बाद देखिए फर्दर if amount under LRS, if amount is remitted for above LRS
for above LRS, then applicable limit shall be reduced. Then applicable limit shall be reduced. Reduced accordingly. Then applicable limit shall be reduced accordingly. Shall be reduced accordingly. उसके बाद लिखो further, a person who is resident but not permanent resident. Further, a person who is resident but not permanent resident, but not permanent resident, in India, in India, and पहला पहला citizen of foreign state, citizen of foreign state other than Pakistan. दूसरा citizen of India, who is deputation in office, or branch of foreign company, or subsidiary of joint venture in India, of such foreign company, in India of such foreign company. हो गए क्या? बोलो दोस्तों, हो गए क्या? आइए उसके बाद देखो सेकेंड, सेकेंड कितना हो गया है आपका? ये देख लो एक बार, पूरा अभी तक एक बार देख लो, जिसका भी नहीं हुआ है वो। ये लिखा है चलो लिखना चालू करेंगे अब। एक मिनट,
ठीक है, चलो देखो आओ लिखेंगे। चलो देखिए क्या बोला जा रहा है। देखो, फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल। रेमिटेंसेस by person other than individual shall require prior approval of RBI। अदर देन इंडिविजुअल है, ध्यान रखना है ना। चलिए आइए, ठीक है, आ जाइए। देखो इसके अंदर पहला पहला डोनेशन डोनेशन exceeding 1% of forex earning during previous 3 financial year or USD 5 लाख और USD 5 लाख, USD 5 लाख, whichever is less, जी किसके लिए? क्रिएशन ऑफ शेयर इन reputed एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हुआ क्या इतना? उसके बाद सेकंड है कंट्रीब्यूशन टू फंड्स। contribution to funds promoted by educational institute। तीसरा contribution to technical institution, or body of or association ठीक है। ये चीजें हुई, ये चीजें हो गई। ओके सर, परफेक्ट है। आइए उसके बाद देखो सेकंड कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट्स
commission per transaction to agents abroad, for sale of residential flats, for sale of residential flats, for sale of residential flats or commercial plots, in India, exceeding USD 25,000, और 5% of inward remittance, whichever is more. ठीक है, चलिए। कमीशन पर ट्रांजैक्शन एजेंट को दे रहे हैं रेसिडेंशियल फ्लैट्स के लिए जो एक्सीड कर रहा है अगर USD 25,000 या 5%, विचेवर इज मोर, दोनों में से जो मोर वाला है उससे अगर एक्सीड करे तब जाके अपने को क्या करेंगे, उतनी लिमिट आ रही है तब जाके यहाँ पे बात की जा रही है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? क्या बात को बताइए मुझे, है ना? यस सर, चलिए आइए ध्यान दीजिए, आ जाओ। उसके बाद देखो, अब देखो क्या बोला जा रहा है, थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड, remittances exceeding $, ठीक है, $10 मिलियन आ जाओ पर प्रोजेक्ट, किसके लिए? कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए। और ये भी कौन सी कंसल्टेंसी सर्विसेज होनी चाहिए दोस्तों? इंफ्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, आइए दूसरा एंड $10 लाख पर प्रोजेक्ट, अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज procured फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के कई बाहर से। अदर कंसल्टेंट, समझ गए क्या? बोलो जल्दी से, समझ गए क्या? एकदम बढ़िया। चलिए आइए अब ध्यान दो, अब चलेंगे फोर्थ वाली चीज के ऊपर। लास्ट वाला पॉइंट है फोर्थ अपना, हो गया? इतना हुआ क्या? चलो ध्यान दो, अरे यार सुशेन, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है फिर, है ना? आइए चलो, रेमिटेंसेस exceeding 5% of investment brought in India, or USD 1 लाख
higher by an entity in India by way of reimbursement of pre-incorporation expenses. प्री-इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हो गया। बोलो हुआ क्या? हो गया। चलो, इफ एनी ट्रांजैक्शन is not present in any of above schedule, then it is freely permissible. Then it is freely permissible. Then it is freely। हो गया क्या? बोलो जल्दी से मुझे, हो गया क्या सभी लोगों का? डन है? यस सर। अब देखो, चलो आ जाओ फटाफट। डन। approval is not needed where 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 transaction is in schedule 2 and 3 and from resident foreign currency account। उसके बाद नेक्स्ट, exemption for remittance from EEFC account। EEFC account चले क्या? बोलो जल्दी से, आगे बढ़े क्या? लिखो, schedule 2 and schedule 3 no approval is needed or either approval is needed approval is needed if payment for EFC
if payment for following is done from EEFC, ठीक है। और कौन सा रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब, PNI क्लब। दूसरा जो कमीशन है एजेंट को, कौन से एजेंट को, जो सेल ऑफ फ्लैट्स है ना, अगर वो एक्सीड करते हैं $30,000 एक्सीड करते हैं और 5% और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर, दोनों में से जो भी ज़्यादा है ना बेटा उसके लिए, जो भी ज़्यादा है उसके लिए, मोर के लिए, ठीक है। यस सर, मोर। उसके बाद तीसरी वाली एक और चीज़ है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस में कितना बोल के रखा है यहाँ पे, बोलो जल्दी से मुझे। 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आए, और कितना है, और कितना बताइए जल्दी से, और है 1 लाख रुपए। ये लिमिट होने वाली है, विचएवर इज हायर की ये लिमिट मिल जाती है। इसके ऊपर अगर आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे परमिशन लेके चलने वाले, ठीक है। चलिए समझ गए क्या बात को, बोलो जल्दी से मुझे, बोलो ना, है ना। चलिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को कब देखेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, नेक्स्ट वाले लोग देखने वाले, ठीक है। अभी तक हम लोग केवल और केवल इतनी ही चीज़ यहाँ पे आज करेंगे, इतनी ही चीज़ पे हम लोग आज को स्टॉप करेंगे आज के सेशन, राइट हो। यस सर, तो मुलाकात होंगी कल हम लोग नोट्स को पूरा कल अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, नोट्स अपने ऑलमोस्ट कंप्लीट होंगे, पूरे भी नहीं हो सकते। कल कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ नोट्स बनाएंगे, तो दोनों चीजें साथ में रखेंगे तो बोर नहीं होगा बहुत ज्यादा, नहीं तो फिर थोड़ा सा ये हो जाता है ना। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, है ना। जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप यहाँ पे IG सर इस कोड का प्रयोग कीजिए फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, रिजल्ट के बाद यहाँ पे आप अगर मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप आपको पसंद आ रहा है तो आप लॉ के इंडिविजुअल कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जो लगभग 5,000 माइनस यूजिंग द कोड IG सर, जो भी डिस्काउंट अवेलेबल होता है उतना डिस्काउंट अवेलेबल करके आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। या दूसरा, जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तब भी आप मुझसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हो क्या, बिल्कुल पढ़ सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। 25% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस के ऊपर, फटाफट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। राइट टाइम है, कम समय आपको यहाँ पे, मतलब कम अमाउंट में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय।